जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जातीय संघर्ष को धार्मिक मुद्दे को लेकर वो मुखर हैं। आपको क्या लगता है कि सपा की क्या रणनीति इसके पीछे? 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो अखिलेश के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है। असमंजस की स्थिति है 2027 को लेकर, घबराई हुई है समाजवादी पार्टी। मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक था वो कन्वर्ट हो गया, मुलायम सिंह के साथ जुड़ गया, बसपा के साथ जुड़ गया, यानी सपा के साथ जुड़ गया और बसपा के साथ जुड़ गया। अखिलेश यादव बोलते हैं पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पिछड़ा दलित अगड़ा। इसके पीछे आपकी क्या रणनीति लगती है? अखिलेश जी इस समय दो नाव पे सवार, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीडीए की राजनीति से सफल होंगे अगर हम सवर्णों को छोड़ देते हैं, पिछड़ों को छोड़ देते हैं, तो हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। अखिलेश इस समय असमंजस की स्थिति में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव असमंजस की राजनीति के केंद्र में नजर आ रहे हैं। इसकी कई वजहें भी हैं, चाहे रामजीलाल सुमन का मुद्दा रहा हो, जब दलित बनाम क्षत्रिय का रंग दिया गया, वहीं अभी हाल ही में जिस तरीके से इटावा में कथावाचक को लेकर घटना हुई, उसके बाद यह कहा गया कि यादव बनाम ब्राह्मण की सियासी जंग सूबे में तेज हो गई है। लेकिन अभी अखिलेश यादव जिस तरीके से सावन के महीने में काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए जाने वाले हैं और वहां जलाभिषेक भी करेंगे, तो क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से जातीय संघर्ष की बात करते हुए नजर आ रहे थे, अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं? इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जातीय संघर्ष को धार्मिक मुद्दे को लेकर वो मुखर हैं, आपको क्या लगता है कि सपा की क्या रणनीति इसके पीछे? देखिए अमित जी, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो अखिलेश के लिए और विशेषकर सपा के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है। अखिलेश को ये पता है कि अगर हम 2027 के चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आते तो शायद उनका जो सियासी सफर है उस पर अर्ध विराम लग सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस यूपी में अखिलेश को लेकर के, सपा को लेकर के सक्रिय हुई है और कहीं न कहीं अपनी एक समानांतर राजनीति शुरू कर चुकी है विधानसभा चुनाव के पहले, उससे भी अखिलेश को डर सता रहा। अब सवाल ये है कि वो जाति और धार्मिक मुद्दों पर मुखर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी अखिलेश की सोची समझी रणनीति है, चुनावी चाल है। सपा प्रमुख इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पीडीए के आधार पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में सफलता पाई थी, वो लगभग उपचुनाव में दरक गई। और इस दरकन में कहीं न कहीं भाजपा की पीडीए वाली ही राजनीति सफल हुई। पीडीए बनाम पीडीए जो हुआ उसमें भाजपा का पीडीए यानी दलित, पिछड़ा और अगड़ा ये सफल रहा और उसी हिसाब से उन्होंने, भाजपा ने गोटियां बैठाई और सीटें जीती। अब उन्हें लग रहा है कि इस जो जाति संघर्ष को अगर हम जाति गोलबंदी अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। जाति गोलबंदी में उन्होंने क्या किया, पहले रामजीलाल सुमन वाला मामला आया जिसमें राणा सांगा के खिलाफ बयानबाजी की गई, आपत्तिजनक बयानबाजी की गई। उसको लेकर के करणी सेना हमलावर रही और सपा प्रमुख को लगा कि ये एक अच्छा मौका है जिसको हम जाति संघर्ष के रूप में और डिवाइड एंड रूल के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने उस पूरे मुद्दे को दलित बनाम ठाकुर बना दिया।
इसी तरह से जब कथावाचक कांड हुआ इटावा में, तो उसको उन्होंने यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया। ये बात अलग है कि उन्हीं ब्राह्मणों से इन्होंने आजमगढ़ में अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया, पूजा पाठ कराई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन इनका जन्मदिन था, जब इनका जन्मदिन मनाया गया, तो भी वहां भी ये दिखाई पड़ा कि एक तरफ हवन पूजन हो रहा है, दूसरी तरफ भंडारे लगे हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव जाति संघर्ष की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो धार्मिक संघर्ष को भी प्रश्रय दे रहे हैं। धार्मिक संघर्ष क्या है? धार्मिक संघर्ष में आप देखिए कि जिस समय कथावाचक कांड हुआ था, उस समय उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के और अन्य कथावाचकों लेकर के बयान दिया था कि इनके पास जो है लाखों रुपए लेते हैं, 50 लाख रुपए लेते हैं एक कथा का, तो इनको कौन सामान्य आदमी बुलाए। अब इस मुद्दे को भाजपा ने भी उछाला और इस मुद्दे से दो संदेश चले गए जो अखिलेश देना चाहते कि ठीक है, हम जो है सवर्णों को छोड़ दे रहे हैं। दूसरा संदेश ये था कि हम पीडीए के ही तरफ रहेंगे, और तीसरा संदेश जो गया वो ये गया कि सवर्ण, विशेषकर संत समुदाय और सवर्ण इसके खिलाफ नजर आए। तो एक तरीके से देखिए कि ये जो जाति संघर्ष है या धार्मिक मुद्दों पर मुखर होकर के, विशेषकर हिंदू भावनाओं से जुड़ी हुई धार्मिक चीजों पर इनकी टिप्पणियां कुछ ठीक वैसे ही हैं जैसे कभी स्वामी प्रसाद मौर्य दिया करते थे, जो इनके रामचरितमानस में जैसे दिया था, उसका नुकसान भी उठाया, लेकिन आज वो इसी मुद्दे पर लेकर के चल रहे हैं। उनकी सियासत यही चल रही है कि जाति संघर्ष को प्रश्रय दिया जाए ताकि जो उनका वोट बैंक उपचुनाव में थोड़ा बहुत खिसका है, जिसका फायदा भाजपा को मिला है, वो एक साथ इनके विशेषकर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित इनके साथ जुड़े हैं। ये है इनका मुख्य सियासी एजेंडा। ऐसा नहीं लगता सर, जैसे समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जिस तरीके से उम्मीद थी प्रदर्शन नहीं हो सका, कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं उसे ऐसा नहीं लग रहा कि अब असमंजस की स्थिति है, 2027 को लेकर घबराई हुई है समाजवादी पार्टी? अमित जी देखिए, कांग्रेस और सपा दोनों एक ही नाव पर सवार। कांग्रेस के जितने भी परंपरागत वोट बैंक थे 1990 के बाद मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक था वो कन्वर्ट हो गया, मुलायम सिंह के साथ जुड़ गया, बसपा के साथ जुड़ गया, यानी सपा के साथ जुड़ गया और बसपा के साथ जुड़ गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय ज्यादातर बस सपा के साथ रहा, मुलायम सिंह यादव। ये चीजें इतनी सफल रही कि मुलायम सिंह प्रदेश में 3 बार और खुद अखिलेश 1 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सरकार बनी, 4 बार सरकार बनाई। इसका फायदा मायावती को भी मिला, 4 बार मुख्यमंत्री, इसका फायदा उन्हें मिला। अब ये हुआ कि जो इनकी राजनीतिक सोच समझ है वो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक तो बड़ी अच्छी थी, ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, कांग्रेस और सपा ने जम करके प्रचार प्रसार किया, बातें पहुंचाई और उसका रिजल्ट रहा कि 37 सीटें इन्हें मिली, 6 सीटें कांग्रेस को मिली। लेकिन उपचुनाव के बाद
उपचुनाव के पहले से ही कांग्रेस और सपा में आपसी तालमेल का अभाव दिखने लगा और ये लगा कि कांग्रेस और सपा कहीं अलग न हो जाए। दो राह। हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन एक तरीके से कांग्रेस जो सीटें चाह रही थी उसे नहीं मिली तो वो अलग थलग हो गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनको वोट नहीं मिले उस तरीके से। कांग्रेस भी वेट एंड वॉच पे चल रही है। कांग्रेस की नीति ये है कि हम सपा के साथ मिल करके अपनी सियासी जमीन को मजबूत करें और फिर सपा को जरूरत पड़े तो दरकिनार कर देंगे। अब ये जो रणनीति है, ये रणनीति अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसीलिए उनके दिमाग में ये घबराहट बनी हुई है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, हम चुनाव गठबंधन में हर हाल में लड़ेंगे और जो छोटे मोटे बयान आ रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो वाकई में विधानसभा चुनाव में सपा के साथ होगी या कोई नया गठबंधन तैयार करेगी। कांग्रेस इस समय बसपा से भी बातचीत कर रही है। हाँ। कांग्रेस छोटे दलों के साथ भी संपर्क में है। कांग्रेस आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के साथ भी जुड़ी हुई है। तो बातचीत चल रही है इनकी। इस बात से अखिलेश भी वाबस्ता है, उनको जानकारी है कि क्या क्या चल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस अपने पत्ते खोल नहीं रही है उससे सपा को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि अगर गठबंधन नहीं चलता है या कोई नया गठबंधन बना लेती है कांग्रेस तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है और इसका नुकसान हमें विधानसभा चुनाव के परिणामों में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए पूरी तरह से सपा भी घबराई दिख रही है और इसीलिए वो अपनी अखिलेश यादव अभी से गोटियां सेट कर रहे हैं ताकि जो उनका पीडीए में पिछड़ा और दलित है उस पर फोकस करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो उनको ये लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोट हमारे बट भी जाए तो ये अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। सर, मुस्लिम वोट बैंक से जैसे सवाल भी उठता है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है समुदाय वो कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है अखिलेश यादव से, क्योंकि कभी अखिलेश यादव बोलते हैं पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पिछड़ा दलित अगड़ा। इसके पीछे आपकी क्या रणनीति लगती है उनको? देखिए अमित जी, अखिलेश जी इस समय दो नाव पे सवार, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीडीए की राजनीति से सफल होंगे अगर हम सवर्णों को छोड़ देते हैं, पिछड़ों को छोड़ देते हैं तो हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। उनको ये भी शंका है कि मुस्लिम हमारा सपोर्ट करेंगे या नहीं। मुस्लिमों की जहां तक बात है तो दो चीजें स्पष्ट। मुस्लिम समुदाय में दो धड़ा है। एक धड़ा ये मान के चल रहा है कि अखिलेश से उसकी कोई दूरी नहीं, वो अखिलेश के साथ है और इसका रिजल्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा। आप देखिए 2022 के चुनाव के पहले यूपी में जितने चुनाव हुए विधानसभा चुनाव, उसमें मुस्लिम समुदाय कभी एक तरफा वोटिंग नहीं करता और कभी भी मुकाबला यूपी में दो दलों के बीच आमने सामने नहीं हुआ, बाइपोलर चुनाव नहीं। चाहे वो भाजपा, हमेशा से ये था कि जब चुनाव होता था तो 2 से अधिक दल या 3 से अधिक दल यूपी में चुनाव लड़ते थे और उनको कुछ ना कुछ सीटें मिलती रहती थी। चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, आप सपा हो भाजपा और भाजपा हो। 2022 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ यूपी में कि मुस्लिम समुदाय का
83% से ज्यादा वोट एक मुश्त हम्म, सपा को समाजवादी गए। पार्टी का। और हैरानी की बात यह है कि इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने समुदाय के दूसरे पार्टी के उम्मीदवार तक को दरकिनार कर दिया, हम्म, उनको भी नहीं वोट दिया, क्योंकि इनका मानना यह था कि हम जो है भाजपा को जो हराएगा उसके समझ। साथ हम जुड़ेंगे। ये एक पूरा सिनेरियो बन गया था 2022 के चुनाव के समय। लेकिन इसी के बाद से और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक दूसरा धड़ा भी आया, जिसे लगा कि हम यानी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय एक मुश्त सपा को वोट तो दे रहे हैं, हम्म, लेकिन सपा बड़े कद्दावर मुस्लिम नेताओं के पक्ष में खड़ी होती नहीं दिख रही है। जाहिर सी बात। आजम चाहे खान। वो नाहिद हसन का मामला हो, आजम खान। चाहे शरजील इस्लाम का मामला हो, और चाहे आजम खां का मामला हो, उनके दिमाग में ये बात गई कि आजम खां से मिलने अखिलेश गए नहीं उनसे। वो उनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए, वो जेल में है, और उसके बाद भी अखिलेश ने उनके पक्ष में मुखर होकर के ना तो कोई आंदोलन चलाया, ना कोई अम, भाषण भाषण दिया, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन किया। तो इससे मुस्लिम समुदाय का एक दूसरा धड़ा था, उसे ये लग गया कि हमारी स्थिति सुरक्षित नहीं है। हम्म, और एक चीज और समझाई गई इनको कि भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई है, अब मुस्लिम समुदाय के हित सुरक्षित नहीं। हम्म, ये भी संदेश इनके दिमाग में गया कि चूंकि सपा सत्ता में आई नहीं है, इसलिए हमारा तो उत्पीड़न किया जाएगा। और इसको विपक्षी पार्टियों ने ये बात फोकस भी की कि लाउड स्पीकर हटाने का मामला हो मस्जिदों से, या अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, इन सब चीजों को इस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने पेश किया कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ये डर एक तरीके से उनके मन में भी बैठा रहा। तो एक धड़ा ये मान के चल रहा है आज की भी डेट में कि ये स्थितियां ठीक नहीं है, अखिलेश यादव मुस्लिमों के पक्ष में खड़े होते नहीं दिख रहे, व्यवहारिक रूप से खड़े होते नहीं दिख रहे। वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, उसके लिए इन्होंने कोई मुखरता से कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये सब चीजें जब गई, मुस्लिम एक बड़ा समुदाय के पास जब गई, तो इसका फायदा 2024 तक तो इनको मिला। 2024 के बाद इसका फायदा अब उठाने पर जुट गई है कांग्रेस। कांग्रेस के इमरान मसूद स्पष्ट रूप से बोलते फिर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी है, सिर्फ उन्हें दरी बिछाने के लिए रखा। और उन्हें मुस्लिम बोलने वाला नेता नहीं चाहिए, दरी बिछाने वाला नेता चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो इसलिए की जा रही है, कांग्रेस की भी नजर चूंकि मुस्लिम समुदाय पर है, मुस्लिम समुदाय पर बसपा की भी नजर है, मुस्लिम समुदाय पर ओवैसी की पार्टी की भी है, और मुस्लिम समुदाय पर भाजपा की भी नजर। तो एक तरीके से अखिलेश यादव के सामने अब समस्या है कि वो अपने जो 83% वोट मिले उनको मुस्लिमों के, उसको कैसे रखे एक साथ जोड़ करके, जबकि ये संदेश जा रहा है मुस्लिमों में कि अखिलेश यादव मुस्लिम जब दिग्गज नेताओं के साथ नहीं खड़े हैं तो आम आदमी के साथ ये क्या खड़े होंगे, मतलब आम मुस्लिम समुदाय के साथ ये क्या खड़े होंगे। और वो दिख भी रहा है, मुखरता से ये आवाज नहीं उठा रहे हैं।
इसको बसपा हो, कांग्रेस हो, इवन भाजपा हो, ये बात कह रही है कि ये खाली वोट ले रहे हैं। सपा केवल मुस्लिमों का वोट ले रही है, उनके हितों को दरकिनार कर रही है। ये आरोप बसपा भी लगा रही है, ये आरोप सपा प्रमुख पर भाजपा भी लगा रही है, और ये लगा करके ये चाहते हैं कि मुस्लिम वोट को विभाजित किया जाए, और उनमें जो एक धड़े में जो मुस्लिमों का एक धड़ा असंतुष्ट है, जिसका अखिलेश से मोह भंग हो गया है, उसको अपनी तरफ खींचने की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं। तो बसपा भी चल रही है चाल, मुस्लिमों के साथ के मुद्दों पर लगातार मायावती मुखर होकर के बोल रही। भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को लगा दिया है, कुंवर बासित अली। हाँ, बासित अली को, और ये भी साफ कर दिया है, एक पूरा अभियान चला दिया है कि मोदी मुसलमानों के साथ एक अभियान भी चल रहा। तो इस तरीके से भाजपा की भी नजर है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग के मुस्लिम हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो एक तरीके से आज ये स्थिति है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग मोह भंग हो चुका है, और उसी मोह भंग वाले समुदाय को ये सारी पार्टियां अपनी तरफ खींचने पे लगी हुई है। बसपा प्रमुख भी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं और इसको एकजुट करने की कोशिश में लगे। सर, अंतिम प्रश्न। अखिलेश यादव लगातार खुद को पीडीएवादी बताते हैं, लेकिन बीते दिनों भी जिस तरीके से पता चला कि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनके बढ़ते हुए कदम है? 2027 को लेकर वो संकेत दे रहे हैं कुछ? अमित जी, अखिलेश, मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश इस समय असमंजस की स्थिति में पहुंच गए। दुविधा है, सियासत में उनकी दुविधा स्पष्ट होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये दुविधा और स्पष्ट हो। पहले तो उन्होंने पीडीए लगाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, इससे तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ए का मतलब अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है, आधी आबादी। अब यहीं से इनके सामने दो समस्याएं आई। इनको वही डर सता रहा है कि अगर हमें सवर्णों का वोट नहीं मिलता है, दलित अगर हमको, चूंकि उपचुनाव में ये देख चुके हैं, हाँ, अगर वही रिपीट हुआ तो हम सत्ता में नहीं आ। अब इनके पास एकमात्र रास्ता ये बचा कि वो काफी दिनों से इस चक्कर में पड़े हुए हैं अखिलेश जी, कि उनके पीछे से यादव और मुस्लिम समर्थक पार्टी होने का टैग हट जाए। जब उन्हें पता है कि जब तक ये टैग नहीं हटेगा, अब हमें वो माई वाला समीकरण से सत्ता नहीं मिलेगी, मुस्लिम यादव। और 2014 के पहले तक तो ये स्थितियां ठीक थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा ने अपनी गोलबंदी शुरू की हिंदुत्व के नाम पर, तो उस छतरी के नीचे, हिंदुत्व की छतरी के नीचे अति पिछड़ी जातियां एक लामबंद हुई, दलित लामबंद हुए, गैर जाटो, और सवर्ण तो लामबंद थे। उसका फायदा भाजपा को 2022 में मिला, दोबारा इन्होंने सत्ता बनाई और ठीक ठाक बहुमत से बनाई, प्रचंड बहुमत से कह सकते हैं हम उसको बनाया। अब इनके सामने समस्या यही है कि अब वो करें क्या। जब इन्होंने कथावाचक मामले में, इटावा वाले मामले में ब्राह्मण और यादव किया, और इसी तरह राणा सांगा वाले मामले में ठाकुर और दलित किया, तो इनके सामने मुश्किल ये थी कि कथावाचक वाले मामले में वो यादवों के खिलाफ बोल नहीं सकते, यादवों के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि यादव उनका वोट बैंक है, वो नाराज हो जाएगा।
ब्राह्मण नाराज है तो थोड़ा चलेगा। इसी तरह दलित और ठाकुरवाद के बीच जो संघर्ष हुआ उसने भी रिजल्ट ये हुआ कि आज ठाकुर बहुत नाराज हो गए हैं उनसे। ये बात भी उनके दिमाग में चली गई है और उन्हें ये भी लग रहा है कि सवर्ण जिनका वोट लोकसभा चुनाव में इनको ठीक ठाक मिला पूर्वांचल में, 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्णों का इनको ठीक ठाक वोट मिला, वरना ये 37 सीटें नहीं पाते। बलिया जैसे सीट जीत हाँ, गए। तो ऐसी स्थिति में इनको लग रहा है कि अब हम करें क्या। अब यहीं से इनकी दुविधा शुरू हो जाती है। मुस्लिम नाराज चल रहा है अंदर खाने, यादव इनके साथ है, मुस्लिमों का एक धड़ा इनके साथ है, दलितों का अभी पता नहीं है कि वो कहां जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव उपचुनाव के रिजल्ट बता चुके हैं इनको कि कहां जा सकते हैं। अब इनको लग रहा है कि अगर हम, अच्छा भाजपा क्या कर रही है, इनको ये सिद्ध कर रही है लगातार, इनके ऊपर ये टैग लगाने की लगातार कोशिश कर रही है कि सपा गैर ओबीसी जातियों के पक्ष में नहीं, मतलब गैर ओबीसी जातियों के पक्ष में नहीं, अति पिछड़ी जातियों के ये समर्थक नहीं है, उनके साथ ये खड़े नहीं हो, सवर्णों के साथ ये नहीं खड़े हो रहे हैं। और लगातार इन्होंने उन पे ये टैग लगा दिया है कि ये केवल मुस्लिम और यादव समर्थक पार्टियां हैं। यादवों का नाम हालांकि भाजपा नहीं लेती, हमेशा मुस्लिम समर्थक पार्टी बताती है, तुष्टीकरण की बात करके मामले को रफा दफा कर देती है। इससे इनको लग रहा है कि अब हम जो ये सियासी रायता फैला हुआ है इसको समेटें कैसे। तो इन्हें लगा कि अब हम प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ें ताकि सवर्णों के बीच में या पूरे हिंदू समाज के बीच में ये संदेश न जाए कि हम हिंदू समाज के विरोधी हैं या खिलाफ हैं। इसीलिए वो मुस्लिमों के मुद्दे पर चुप है, ज्यादा मुखर नहीं है। इसीलिए अब वो सावन के पहले सोमवार, सावन में रुद्राभिषेक, काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। ये रुद्राभिषेक एक सियासी संदेश देना है जिसे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अखिलेश बढ़ा। अब सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व की पिच किसकी है? भाजपा। भाजपा की पिच पर अखिलेश आना चाहते हैं या आ रहे हैं, और ये इतिहास गवाह रहा है कि भाजपा के पिच पर खेलना सबसे मुश्किल काम, क्योंकि वहां उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, विशेषकर यूपी में हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर लगभग हिंदू समाज पर एक मजबूत पकड़ भाजपा ने बना दी। और आप ये देखिए कि ये जो अभिषेक है इसकी एक परंपरा पुरानी, 1952 में तेजू सरदार हुआ करते थे जिन्होंने इसकी परंपरा शुरुआत करी थी। अब ये आपको बता दें कि बनारस में तेजू सरदार में यानी जो यादव वर्ग है वहां उनको सरदार कहा जाता है। अच्छा, सरदार का मतलब पगड़धारी नहीं। यहाँ पर जो पगड़ी बांधते हैं या पंजाब के सिख हैं वो नहीं आते। बनारस में सरदार का मतलब यादव, और इन्होंने इस परंपरा को शुरू की थी। और ये एक पूरी यात्रा है जिसमें ये गौरी केदारेश्वर में पहले जलाभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद ये तिलभांडेश्वर जाते हैं, फिर काशी विश्वनाथ करते हैं, का अभिषेक करते हैं, फिर वहां से मृत्युंजय महादेव जाते हैं, फिर त्रिलोचन महादेव जाते हैं, और अंत में काल भैरव में इनकी यात्रा खत्म होती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, पूरी एक तरीके से कह सकते हैं ये एक
धार्मिक यात्रा भी है सावन के महीने। हाँ, सावन के महीने में, जिसकी शुरुआत तेजू सरदार ने की थी। इस चीज को अखिलेश को बताया गया तो इन्हें लगा कि नहीं, इसमें हमें फायदा मिल सकता है, हम एक संदेश हिंदुओं तक पहुंचा सकते हैं, सवर्णों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई हम भी पूजा पाठी हैं, हम भी सनातन को मानने वाले हैं, हम भी ब्राह्मणों के को बुला करके हवन यज्ञ करा रहे हैं, तो हमको भी, हमारा भी ध्यान रखा जाए चुनाव के दौरान। तो यहां से एक इन्होंने भाजपा की पिच पर जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है। भाजपा के पास विधानसभा चुनाव में एक नया मुद्दा आ गया है, नया एपी सेंटर बनने जा रहा है संभल। और 2027 अभी तो लग रहा है आपको शांत दिख रहा है, 2027 में इसी को एपी सेंटर बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा इसी को आगे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि राम मंदिर भी बाबर द्वारा तोड़वाया गया था और यहाँ हरिहर मंदिर भी बाबर द्वारा तोड़वाया गया, इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। और आपके योगी आदित्यनाथ इसको बार बार पुराणों के हवाले से, धार्मिक स्थलों के हवाले से चीजें चला रहे हैं और वहां पर बाकायदे धार्मिक स्थल खोजे जा रहे हैं, उनकी खुदाई की जा रही है, कूपों की, खुद धार्मिक कूपों की यानी कुओं की का वो किया जा रहा है, खोज की जा रही है। अब तक 19 कुएं खोज चुके हैं लोग। तो एक तरीके से ये भी होगा। तो अगर हम कुल जमा देखें तो अखिलेश को आज की डेट में ये नहीं वो विश्वास कर पा रहे हैं कि पीडीए से वो अपने पीडीए के फार्मूले से वो सफल होंगे या हिंदुत्व के एजेंडे को भी जोड़े। तो ये जो दुविधा है इनकी, इसी दुविधा का परिणाम है कि कभी वो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर के जाति संघर्ष की बात करते हैं, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कमेंट करते हैं, और फिर कभी वो पूजा पाठ करते दिखते हैं और जलाभिषेक करते हुए दिखते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो अगर ये भाजपा की पिच पे जाके खेलते हैं तो इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में इनको ये रणनीति भारी पड़ सकती है और सियासी लुटिया डूब सकती है। यानी कुल जमा हमारे इस खास प्रोग्राम संवाद में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो इतना सा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव जिस पीडीए की चर्चा कर रहे थे, अब वो पीडीए कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चले हैं। तो क्या यह कहा जाए कि पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व का यह कॉकटेल कितना कारगर साबित होगा, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव ही तय करेगा।